ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 41वीं कड़ी। बिन सागर सब सूना। उठिए पापा जी, उठिए ना, सुबह होने को है, जल्दी उठिए ना। क्या? उठिए ना पापा जी, आपने तो वादा किया था ना कि आज आप मुझे अपने साथ नाव पर लेके जाएंगे। क्या आज? पापा जी, आपने कहा था कि जब मैं 9 साल की हो जाऊंगी तो आप मुझे ले जाएंगे। अच्छा। आज मेरा जन्मदिन है और मैं 9 साल की हो चुकी हूँ। आप तो प्रभात भैया को तभी ले गए थे ना जब वो 9 साल के हो गए थे। ये गलत बात है, आपने मुझे वादा किया था। हाँ, ठीक है टीना, ठीक है। मेरी छोटी कप्तान। अच्छा, कम से कम उठकर मुझे एक कप चाय तो पी लेने दो। हैं? देखो जरा, तुम्हारी मम्मी ने टिफिन पैक कर दिया है या नहीं? और हाँ, उनसे कहना कि कुछ ज्यादा खाना रख देगी। आज वो फरहा दीदी और जैकब भैया भी हमारे साथ आ रहे हैं ना, उन्होंने भी मुझसे सागर द्वीप पर चलने के लिए कहा था। वाह, फरहा दीदी और जैकब भैया के साथ तो बड़ा मजा आएगा। ये तो मेरा अब तक का सबसे मजेदार जन्मदिन हो गया। बिल्कुल, तो जाओ, जल्दी जाओ। सुनो जी, आपको टीना से इस तरह वादा नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो रात भर सोई भी नहीं और मुझे भी सब कुछ तैयार करने के लिए 1 घंटा पहले ही उठा दिया। वैसे फरहा और जैकब के लिए मैंने टिफिन तैयार कर दिया है। उन बेचारों को घर से दूर रहकर अपने परिवार की बड़ी याद आती होगी ना बेटा। ओ विद्या, तुम उनकी फिक्र मत करो। अरे, उन जैसे आत्मनिर्भर और स्मार्ट युवाओं को देखकर मुझे काफी खुशी होती है। भले ही वो बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन कितनी सहजता से यहाँ रह रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि टीना और प्रभात भी बड़े होकर उन्हीं की तरह सक्षम और आत्मनिर्भर बने। अपनी फेलोशिप के सिलसिले में आए हुए उन्हें 2 वर्ष होने को है, लेकिन लगता है कि अभी एक कल ही की बात है। ओ मम्मी, अब इतनी ज्यादा बातें भी मत कीजिए। पापा, आप अपनी चाय खत्म कीजिए। सूरज उगने से पहले ही हमें नाव पर पहुंच जाना चाहिए। फरहा दीदी और जैकब भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है टीना, ठीक है, अब इतना भी उतावलापन मत करो। प्रभात, बेटा प्रभात, तुम भी जल्दी आओ और चाय नाश्ता कर लो। टीना, देख तो जरा प्रभात उठा या नहीं। मम्मी, मैं जगा हुआ ही हूँ। वैसे भी सुबह सुबह इतने शोर में भला किसी को नींद कैसे आ सकती है? पता है भैया, आज पापा जी मुझे नाव में अपने साथ ले जा रहे हैं। अच्छा। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ। इतनी ही उम्र में पापा जी तुम्हें भी पहली बार मछली पकड़ने के लिए लेके गए थे ना? अरे बंदरिया, मेरी और तुम्हारी बराबरी भला कहाँ हो सकती है? बस करो, बहुत हो गया। जल्दी से नाश्ता खत्म करो और तैयार हो जाओ। प्रभात, कम से कम आज तो अपनी बहन को तंग मत कर, आज उसका जन्मदिन है। हाँ, उसे परेशान करने की जरूरत ही कहाँ है, वो तो जन्मजात परेशान है। प्रभात, फरहा दीदी, जैकब भैया। हाँ, आप दोनों भी यहाँ आ जाइए। अरे, ओह हेलो बच्चों। हेलो दीदी। कैसे हो आप लोग? हेलो। नमस्ते समीर काका, कैसे हैं आप? बस ठीक ही हूँ। भाई, सभी को मेरी तरफ से भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जयगव जी, नमस्ते। अरे ये क्या टीना, क्या आज तुम भी हमारे साथ आ रही हो? दरअसल आज इसका जन्मदिन है। अच्छा, जन्मदिन की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू फरहा दीदी। और आप लोगों ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई?
ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि भाई बर्थडे गर्ल आज हमारे साथ नाव पर आ रही है। क्यों, है ना जैकब? अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, मेरी ओर से भी तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद टीना। चलो भाई ऐसा करते हैं, पार्टी शुरू करते हैं। अरे ठीक है। वाह, कितना खूबसूरत है ये समुद्र। काश मैं मछली होती और हमेशा ही समुद्र में ही रहती। कितना अच्छा होता अगर हम सब लोग भी समुद्र में ही रह पाते। प्यारी टीना रानी, शायद तुम्हें मालूम होगा कि हमारी पृथ्वी में जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। अरबों साल पहले एक दौर ऐसा था जब जीव सिर्फ समुद्र में ही रहते थे। अच्छा? हाँ, आज इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, अब चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पक्षी, सभी उन्हीं जीवों के वंशज हैं। अच्छा? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन से थे वे जीव? क्या वे जलपरियां थी? अरे नहीं नहीं टीना, हम आज से करीब 3 अरब साल पहले की बात कर रहे हैं। 3 अरब साल पहले? हाँ, ये तब की बात है जब पृथ्वी एक नया ग्रह थी और सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। और यहाँ इतनी ऑक्सीजन भी नहीं थी कि आसानी से सांस ली जा सके। ना पेड़ पौधे थे और ना ही खाने के लिए कोई दूसरी वनस्पति। ऐसे में किसी जीव के लिए समुद्र ही इकलौती जगह थी जहाँ वो आसानी से जिंदा रह सके। अच्छा। तुम समुद्र को तमाम जिंदगियों का पालना भी कह सकते हो। वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात है दीदी। हाँ, सो तो है। काश मैं भी तब वहाँ होती। मैं भी समुद्र में ही रहती और जहाँ जाती वहाँ मजे से तैरती। अच्छा फराह दीदी, हाँ? एक बात बताओ, फिर ऐसा क्या हुआ जो इन जीवों ने समुद्र को छोड़कर धरती का रुख किया? दरअसल कई अरब वर्षों के बाद लगभग 40 करोड़ साल पहले ये धरती धीरे धीरे जीव जंतुओं के लिए मुफीद बनने लगी। तब यहाँ सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी थी और तमाम तरह के भोजन भी। ऐसे दौर में कुछ समुद्री जीवों ने महासागरों से निकलकर जमीन में भी लंबा लंबा वक्त बिताना शुरू कर दिया। दीदी, तब आखिर ऐसा क्या हुआ था जो धरती पर जीवन मुमकिन हो सका? ऑक्सीजन और भोजन कहाँ से आया? बहुत अच्छा सवाल किया प्रभात तुमने। जी। देखो, समुद्र के पास तो सब कुछ था ही। समुद्र की सतह पर बेहद छोटे पौधे और दूसरे सूक्ष्म जीव थे जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। वो इतने छोटे थे कि उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसे कुछ यूं समझ लो कि पानी की एक बूंद में लाखों फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं। अच्छा। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जीव इतने छोटे थे जितने हमारे त्वचा पर पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। जी। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स बस पूरे दिन भर लहरों पर तैरते रहते और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते रहते थे। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप दोनों जानते होंगे ना? हाँ दीदी, मैंने स्कूल में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। गुड। कि किस तरह ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पानी, धूप और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इस्तेमाल के लिए ऊर्जा में बदलते हैं। इस तरह अपना भोजन बनाने के दौरान पौधे वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं जो हमारे सांस लेने के काम आती है। अरे वाह, वेरी गुड भाई, शाबाश। थैंक यू दीदी। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया कि करोड़ों वर्ष पहले मौजूदा फाइटोप्लैंक्टन्स और पानी में रहने वाले पौधों की बदौलत इस धरती में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। इस वजह से ही ये धरती भी जीवों की जिंदगी जीने के अनुकूल बनती चली गई। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स अब भी महासागरों की सतह पर मौजूद है और धरती की आधी फोटोसिंथेसिस यही करते हैं। अरे वाह। हाँ, और आधी बाकी पेड़ पौधे। सच, इन नन्हे दोस्तों की ओर से हमारे लिए ये एक बड़ा तोहफा है। अच्छा फराह दीदी, हमने स्कूल में डायनासोर के बारे में पढ़ा था। क्या ये डायनासोर भी पहले समुद्र में ही रहा करते थे? दरअसल टेट्रापॉड जैसे कुछ समुद्री जीव एम्फीबियंस थे, यानी उभयचर। मतलब ऐसे जीव
जो धरती और पानी दोनों जगह पर आसानी से रह सके। अच्छा, समझ में आ गया ना? एम्फीबियंस। और धीरे धीरे इन एम्फीबियंस ने अपने घर यानी समुद्र को छोड़कर ज्यादा वक्त धरती पर बिताना शुरू कर दिया। ये जीव अलग अलग आकार प्रकार के थे। कुछ मगरमच्छ की तरह दिखते थे, कुछ छिपकलियों की तरह, तो कुछ सांप की तरह दिखाई देते थे। मतलब ऐसी मछलियाँ जिनके पैर भी थे। ये तो बड़ा मजेदार है दीदी। हाँ, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं टीना। लेकिन जो भी हो, इन टेट्रापॉड्स ने जल्दी ही खुद को पानी के बाहर रहने के लिए अनुकूलित बना लिया और जमीन पर अपना ठिकाना भी बनाने लगे। बाद में जलवायु, अलग अलग तरह के भोजन और रहने की जगहों की वजह से उनके शरीर में भी बदलाव आने लगे। कुछ जीवों में उड़ने के लिए पंख विकसित हो गए और कुछ जीवों ने अपने बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द मजबूत आवरण का निर्माण कर लिया। इसके साथ ही डायनासोर जैसे जीवों का शरीर बेहद विशालकाय हो गया ताकि वो आसपास मौजूद विशाल पेड़ पौधों को अपना भोजन बना सके। ये डायनासोर तो बड़े पेटू थे। कह सकते हो। अब वैसे दरअसल डायनासोर का बेहद बड़ा आकार उस वक्त की जरूरत भी थी। उस समय धरती के तापमान की स्थिति और डायनासोर के अपने शरीर के तापमान के संतुलन के लिए ये जरूरी था। बहरहाल विकास की ये प्रक्रिया अब भी जारी है और अरबों वर्षों के बाद इस धरती पर रहने वाले जीवों का स्वरूप वैसा नहीं होगा जैसा आज नजर आता है। काश मैं भविष्य में जाकर ये देख पाता कि तब की दुनिया कैसी दिखती मैं भी इंसान पंखों के साथ। भाई भविष्य की दुनिया को तो तुम ऐसे भी देख सकते हो। तुमने यहाँ पर तमाम सारे केकड़े तो जरूर देखे होंगे। ये केकड़े मौजूद वक्त में हो रही विकास प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये देखो, ये केकड़े यूं तो समुद्री जीव हैं, लेकिन इन्होंने अपना शरीर इस तरह अनुकूलित कर लिया है कि अब ये अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जमीन पर बिताते हैं। जरा इनको गौर से देखो, देखो देखो, बीच बीच में अपनी गिल्स को गीला करने और शरीर में नमक की मात्रा बनाए रखने के लिए ये लगातार समुद्र में डुबकी लगाते रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है। कभी कभी ये केकड़े दिन में एक बार या फिर 2-3 दिन में एक बार समुद्र में जरूर जाते हैं। हाँ, तुम देखोगे कि केकड़े धीरे धीरे समुद्र पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। क्या पता भविष्य में ये केकड़े पूरी तरह से स्थलीय जीव बन जाएं और इनको कभी भी समुद्र में जाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, हो सकता है। अब ये और बात है कि वो अपनी छुट्टी मनाने के लिए समुद्र में तो जा ही सकते हैं। अच्छा भैया, अगर इसी तरह समुद्र के तमाम जीव जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित होते चले गए तो फिर यहाँ तो जगह ही नहीं बचेगी। अगर हम समुद्र के पानी को हटा सके तो शायद हमें कुछ और जमीन मिल जाएगी और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी। अरे वाह वाह वाह, प्रभात, ये तो बहुत ही मजेदार आइडिया है। पर ये बात सही है कि पृथ्वी की सतह का 80% भाग महासागरों से ढका है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन महासागरों की बदौलत ही दुनिया का 20% हिस्सा हमारे रहने लायक बना हुआ है। ये बात तो मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मैं तो बस यही जानता हूँ कि ये समुद्र सिर्फ हम जैसे मछुआरों के लिए ही अहमियत रखते हैं। बाकी दूसरे लोगों को समुद्र या समुद्र तटों से भला क्या लेना देना। समीर काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग समुद्र की अहमियत को बखूबी समझते हैं। पीने के लिए उपयोग में आने वाली पानी की हर बूंद और हमारी सांस का संबंध इन समुद्रों से ही है। हमें तो इन महासागरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो सूरज की ज्यादातर गर्मी को अपने में समा लेते हैं। कोरल रीफ, समुद्री वनस्पति और समुद्र के चट्टानी तटों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई मुझे तो हमेशा यही लगता है कि जितना ज्यादा हमने इनको नुकसान पहुंचाया है उतना ही ज्यादा हमें तूफान और खराब मौसम की मार झेलनी पड़ी है। समीर काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खराब मौसम में ये चट्टानी तट हमारी रक्षा करते हैं। अभी कल की बात है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो अपनी रिसर्च सन 1999 में आए सुपर साइक्लोन पर कर रही है। आपको उस वक्त की कुछ याद है काका? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। अरे उसी साल तो विद्या और मेरी शादी हुई थी। अच्छा। चक्रवात के दौरान सुंदरबन के इलाके में काफी तेज हवाएं चली थी, बारिश भी हुई थी। हाँ, सभी गांव वालों को स्कूल की इमारत में शरण लेनी पड़ी थी। हम बेहद डरे हुए थे कि कहीं वो बिल्डिंग ही ना गिर जाए। हाँ, बिल्कुल सही। मैं उसी चक्रवात की बात कर रही हूँ।
उड़ीसा में तो उसने काफी नुकसान किया था। तटीय क्षेत्र में बसे गांव में तो काफी जाने भी गई थी। हालांकि मेरे दोस्त ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन तटीय इलाकों में समुद्री वनस्पति की बहुतायत थी, वहाँ नुकसान कम हुआ था। फरहा, मुझे खुशी है कि आपकी दोस्त की रिसर्च ने तटीय इलाकों के लोगों की उन्हीं जानकारियों को पुख्ता किया है जो सदियों से हमारे जहन में बसी हैं। समुद्र और उसके तट हर तरह से हमारी रक्षा ही करते हैं। आखिर हमारा अस्तित्व भी तो उन्हीं पर टिका है ना। जी समीर काका, आपकी बातों ने तो मुझे अपनी मम्मी के उस मैसेज की याद दिला दी जो मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, क्या मैसेज किया था उन्होंने? उन्होंने लिखा था कि महासागर दिल में हलचल मचा देता है, हमारी कल्पनाओं को नई उड़ान देता है, बहुत बढ़िया, और हमारी आत्मा को आनंदित कर देता है। अरे वाह 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 वाह, कितनी सही बात कही है। देखो भाई, सागर तो हमेशा प्रेरणा ही देता है। आखिर ये तमाम सभ्यताओं और राष्ट्रों के इतिहास का एक अहम हिस्सा जो है। बिल्कुल, भारत तो इसका एक अच्छा उदाहरण है। यात्रा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। और इन महासागरों ने भारतीय प्रायद्वीप को हमेशा संरक्षण ही दिया है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये समुद्र भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ। यहाँ करीब 36 करोड़ लोग समुद्र तट पर रहते हैं और भारत दुनिया भर में मछली पकड़ने वाला 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल। इसके अलावा लाखों लोग समुद्र के किनारे चल रहे तमाम उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। वैसे जैकब, तुम्हारा मतलब बंदरगाह, शिपिंग और समुद्री खाद्य से जुड़े कामकाज से है? जी हाँ, इसके अलावा पर्यटन, ऊर्जा, इंजीनियरिंग जैसे दूसरे कई क्षेत्र भी हैं। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थों से उपजे प्रदूषण से मुझे सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी यातायात और परिवहन के लिए जरूरी ईंधन भी हमें समुद्र की गहराइयों में दफन जीवाश्मों से ही मिलता है। जी, और तमाम क्रीम और कई सारे कॉस्मेटिक उत्पाद भी कोरल रीफ और दूसरे समुद्री जीव जंतुओं से हासिल किए जाते हैं। यहाँ तक कि टीबी और HIV के कई दवाइयों के उत्पादन में भी समुद्र की बड़ी भूमिका है। हाँ, और जरा आप लोग कल्पना तो करो कि बगैर नमक की ये जिंदगी कैसी होती। क्या बात है समीर काका, छा गए आप। बारिश के वक्त समुद्र में तैरने में तो बड़ा मजा आता होगा ना। तुम तो बस बच्ची ही रहोगी। अरे प्रभात, अपनी प्यारी बहन को तो परेशान मत करो। देखो इस तरह, टीना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें बारिश पसंद है, और यूं भी बारिश का रिश्ता समझाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। प्रभात, जरा कल्पना करो, बारिश के बगैर दुनिया को ताजा पानी भला कैसे मिलता? महासागर तो जलचक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शायद तुम्हें इसकी कुछ जानकारी हो। हाँ, मुझे मालूम है। जब सूरज की किरण महासागरों को गर्मी देती हैं, तो इससे उड़ने वाली भाप आसमान में पहुंचकर बादलों का निर्माण करती है। यही बादल ठंडे होने पर बारिश के रूप में धरती को भिगोते हैं। बारिश का पानी नदियों और दूसरी जलधाराओं से होते हुए वापस समुद्र में पहुंचता है, और यही चक्र बार बार चलता ही रहता है। क्या बात है प्रभात, वाह भाई वाह प्रभात, वाह 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 भाई, अब समझ में आया कि तुम अपनी कक्षा के सबसे अव्वल छात्र क्यों हो। अरे भाई, तुमने तो एक ही सांस में पूरी कहानी सुना दी। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि कुछ और महाशक्तियां भी हैं जो सागर, बारिश और पानी के इस चक्र को प्रभावित करती हैं? महाशक्तियाँ? हाँ, महाशक्तियां। और इन महाशक्तियों को सारी दुनिया अल नीनो और ला नीना के नाम से जानती है। क्या अल नीनो और इन ला नीना। हाँ। इन महाशक्तियों की बात तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। अरे देखो भाई, कभी कभी दिसंबर महीने में प्रशांत महासागर सूरज की वजह से कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। इससे प्रशांत महासागर में अल नीनो प्रभाव पैदा होता है, जो कि दुनिया भर के मौसम और बारिश की स्थिति को प्रभावित करता है। वो किस तरह से जैकब भैया? क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि इस साल और पिछले साल बारिश कुछ कम भी हुई और देर से भी हुई? हाँ, शायद। हाँ, ये सही बात है। इन 2 वर्षों में पूरे भारत में मानसून की बारिश उतनी नहीं हुई जितनी की आमतौर से होती थी, और मानसून भी देरी से आया। इसकी वजह अल नीनो ही था, जो कि प्रशांत महासागर के जल चक्र से उपजा था। मतलब ये हुआ कि पिछले इन 2 वर्षों के दौरान जब प्रशांत महासागर की हवा सामान्य की तुलना में ज्यादा गर्म हुई, तो उसने आसपास की हवा के तापमान पर भी असर डाला। इस बदलाव का असर हवाओं के सामान्य बहाव पर भी पड़ा, और इसने दुनिया भर के मौसम को
प्रभावित कर दिया। ओह, अब समझ में आया मॉनसून की लेट लतीफी का राज। अरे लगता है मॉनसून ने भी वक्त की पाबंदी को अपना लिया है। देखो भाई, क्या ये कम आश्चर्यजनक है कि हमारी धरती पर मौजूद पानी की एक एक बूंद समुद्र का हिस्सा है। भाई चाहे वो झीलें हों, नदी हो या फिर छोटी जल धाराएं। शायद तभी सभी नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। भाई मेरे ख्याल से पानी को भी अपने घर का पता मालूम होता है। जी, बिल्कुल सही कहा वाह आपने। समीर काका, वाह वाह, क्या शानदार बात कही है आपने। शुक्रिया। भाई लेकिन पानी की बूंदें अपने घर को खाली हाथ नहीं जाती, बल्कि अपने साथ तोहफे भी लेकर जाती हैं। तोहफे? कैसे तोहफे भैया? अरे वाह 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 टीना। अच्छा टीना, अपने चारों ओर देखो, तुमको हर तरफ वो तोहफे नजर आएंगे। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम भारत के एक बेहद खास हिस्से में रहती हो। तुम्हारा घर यानी सुंदरबन डेल्टा सिर्फ इस वजह से खास नहीं है कि ये दो देशों भारत और बांग्लादेश में फैला है, बल्कि ये तो 4 बेहद महत्वपूर्ण नदियों का मुहाना भी है। क्या तुम दोनों उन नदियों के नाम बता सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। भारत की तरफ गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पद्मा और मेघना बांग्लादेश की तरफ के समुद्र में जाकर मिलती हैं। क्या बात वाह है। वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रभात। वो ये चारों ही नदियां हिमालय से निकलती हैं और पहाड़ों, घाटियों और कई जंगलों से होते हुए यहाँ तक पहुँचती हैं। ये नदियां वहाँ से अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पत्थर और खनिज तुम्हारे सुंदरबन डेल्टा तक लाती हैं, जो यहाँ की वनस्पतियों के पोषण के लिए कीमती तोहफे से कुछ कम नहीं है। बिल्कुल। कितना अजीब तोहफा है। क्यों? अपने जन्मदिन पर मुझे कीचड़ और पत्थरों का ये तोहफा पसंद नहीं आया। टीना। अरे टीना, लेकिन सुंदरबन डेल्टा को तो वो सब बहुत पसंद है जो नदियां उसे देती हैं। ये मिट्टी और पत्थर सुंदरबन डेल्टा के लिए किसी स्वादिष्ट भोजन की तरह है। अच्छा। इन्हीं की बदौलत सुंदरबन भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। और जो कीचड़ मिट्टी तुम्हें अजीब लग रही है ना, वो सब इन सदाबहार वनों की जान है। ये सदाबहार वन न सिर्फ लकड़ी मुहैया कराते हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले झींगों, केकड़ों और तमाम मछलियों की एक तरह की नर्सरी भी है। ये पेड़ों की जड़ों के इर्द गिर्द ही इनके बच्चों का जीवन शुरू होता है। बिल्कुल। जैकब भैया, क्या इसी वजह से यूनेस्को ने सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? हाँ प्रभात, भाई सुंदरबन उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहाँ लुप्त प्राय हो चुके जानवरों की करीब 50 प्रजातियाँ एक ही जगह पर देखी जा सकती हैं। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ जानकारी है? मुझे ये भी मालूम है। रॉयल बंगाल टाइगर, जैतूनी समुद्री कछुआ, खारे पानी का मगरमच्छ, गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन्स और विशालकाय किंग केकड़ा। विशालकाय किंग केकड़ा। मुझे भी अपने बचपन की बातें याद आ रही हैं। उस वक्त की तुलना में आजकल चिड़ियों, मछलियों और जानवरों की तादाद काफी कम है। हाँ जी, ये तो जी। है। समुद्र का दायरा बढ़ने की वजह से ये सुंदरबन क्षेत्र भी आधा ही रह गया है। जी। आपकी विद्या काकी के बचपन का गांव मौसली तो अब उजाड़ द्वीप ही बनकर रह गया है। अच्छा, हाँ, वहाँ के सभी लोग अब दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। अरे इतना नहीं जैकब भैया, इन बदलावों से हमारी खेती बाड़ी पर भी बुरा असर पड़ा है। कुछ साल पहले यहाँ एक टीम सर्वे के लिए आई थी। उन्होंने बताया कि इस इलाके की मिट्टी और पानी में नमक की मात्रा काफी बढ़ गई है। अच्छा, बचपन में तो हमने कोई ऐसी बात सुनी भी नहीं थी। पिछले करीब 40 वर्षों में लगातार ये बदलाव आता ही चला गया। जी। सचमुच जैकब और फराह, मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है कि जब टीना और प्रभात बड़े हो जाएंगे तब सुंदरबन में पता नहीं क्या बचेगा। हाँ समीर काका, मुझे मालूम है कि जमीन का खारापन कितनी बड़ी दिक्कत है। नदियों में बने तमाम बांधों की वजह से सुंदरबन डेल्टा तक आने वाली नदियों की तलछट और ताजे पानी की आवक पर असर पड़ा है। अब यहाँ उतना पानी नहीं पहुँच पाता है जितने की मिट्टी के समुद्री खारेपन को हटाने के लिए जरूरी है। नदियों के साथ बहकर आने वाली मिट्टी भी कम हुई है, जो कि यहाँ की वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण पोषक के तौर पर काम आती है। इस सब का असर सुंदरबन के सदाबहार जंगलों पर पड़ा है। बिल्कुल समीर काका। दरअसल मौजूदा वक्त में दुनिया भर की जलवायु बदल रही है। वातावरण में मौजूद कुल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की आधी मात्रा को समुद्र अवशोषित करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमा है। ग्लोबल वार्मिंग को नजरअंदाज करते हुए इंसान लगातार जंगलों के विनाश में जुटा है और दूसरी ओर वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इस सब का नतीजा ये है कि समुद्र का पानी अम्लीय होता जा रहा है।
जल्द ही न सिर्फ सुंदरबन बल्कि समूचे भारत में जलवायु बदलाव के गंभीर प्रभाव नजर आने लगेंगे। सही कहा तुमने फरहाद। हाँ, और ये सब बहुत ही जल्दी होने वाला है। भारत में जलवायु बदलाव के लक्षण तो नजर भी आने लगे हैं। देखो भाई, जिन शहरों का मौसम आमतौर से खुशनुमा रहता था, अब वहाँ भी अक्सर तेज गर्मी या फिर बेमौसमी बरसात हो रही है। अब ऐसा तो अक्सर सुना जाता है कि ऐसी गर्मी या सर्दी पहले कभी नहीं पड़ी। बिल्कुल, मौसम की चाल तो बड़ी अजीब हो गई है। कम बारिश की वजह से कर्नाटक के कई इलाके सूखे की चपेट में, और वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में बेतहाशा बारिश से बाढ़ भी देखने को मिली है। सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। हाँ, वो तो है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम सबको फिर से वापस समुद्र में चले जाना चाहिए। हम पूरे दिन भर तैरते रहेंगे। वहाँ ना सर्दी, गर्मी और बारिश की चिंता होगी और ना पैसा कमाने की फिक्र। आइडिया तो अच्छा है। वाह, क्या महान आइडिया है टीना, इसकी शुरुआत तुम ही करो। हाँ, जाओ समुद्र में कूद जाओ। क्या पता लगातार पानी में रहने से तुम्हारे शरीर में भी गिल्स विकसित हो जाएं और तुम्हारी आवाज भी किसी समुद्री शैतान की तरह हो जाएगी। तुम बोलोगी तो सही, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझेगा। मैं क्यों बनूंगी समुद्री शैतान? हाँ भाई, तुम बनो। तुम बनो। टीना नहीं बनेगी, वो तुम्हारी बर्थडे गर्ल है। बस हो गया, बहुत हो गया झगड़ा। अच्छा, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है? अरे फरहाद दीदी और जैकब भैया से भी तो खाने के लिए पूछ लो, या फिर सिर्फ झगड़ने में ही लगे रहोगे? अरे तुम्हारी मम्मी ने जन्मदिन पर स्पेशल खाना बनाया है। अच्छा? हाँ, धमालू, बैंगन का भरता, लौकी के कोफ्ते और हाँ, भूरे चावलों की स्वादिष्ट खीर भी तो है। अरे वाह, वाह, सब कुछ मेरे पसंद का। तुम्हारी पसंद का है? तब तो आज तो जन्मदिन की पार्टी का मजा आ जाएगा, है ना टीना? वाह भाई वाह, बिल्कुल 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 मजा आ जाएगा भाई। ये तो एक शाही पार्टी हो गई। अरे सच बताऊं तो मेरे पेट में भी चूहे कूदने लगे हैं। अच्छा भाई, इस शानदार खाने के लिए विद्या काकी का शुक्रिया। शुक्रिया जरूर कहिएगा। चलिए डब्बा खोलिए। खोलो डब्बा खोलो भाई, बहुत भूख लगी है। अरे वाह। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 41वीं कड़ी सुन रहे थे। बिन सागर सब सुना। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर BK त्यागी। आलेख एवं अनुसंधान अनन्या मजूमदार। हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक नेहा टक। भाग लेने वाले कलाकार थे श्रेया धरा, आशुतोष शुक्ला, प्रवीण शर्मा, प्रतिमा विरमानी और कमल साथी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है महासागरों की क्या अहमियत है, और दूसरा प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किन 4 नदियों का मुहाना है। हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रकृति के संसाधनों का ध्यान हमेशा रहे।